साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आज यस विद अमित सर प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बुंदेलखंड का पठार। इससे पहले हम लोगों ने मालवा के पठार को समझा हुआ है। आज बुंदेलखंड के पठार के बारे में समझेंगे कि वो किस डायरेक्शन में है, कहाँ है और इसके क्या अपने फीचर्स हैं। जैसा कि इससे पहले भी हम लोगों ने एक ब्रीफ में एक मैप के माध्यम से समझा था कि कहाँ कौन से पठार पाए जाते हैं, उनका हमने क्लासिफाइड किया हुआ था। तो आज है हमारा मालवा का पठार। जैसा कि यह भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज का हमें करना है बुंदेलखंड का पठार। क्या है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड प्लेट्यू, इसके बारे में हमें जानना है। बुंदेलखंड का पठार, राइट, इसके बारे में। तो इसे मैप में पहले समझ लें। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, इसका डायरेक्शन कि आखिरकार ये स्थित कहाँ है। हालांकि पिछला मैप अगर आप लोगों को याद हो तो इससे बेहतर कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो मैप आपको याद होने चाहिए। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि मैप बनाना आना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ज़्यादा मैप नहीं बनाएंगे, जितना हमें ज़रूरत है उतनी ही मैप को हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ से जो ये क्षेत्र है, ये ऐसा जो क्षेत्र है, ये हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ठीक, कौन सा है? ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो मतलब ये क्या है? सेंट्रल इंडिया का प्लेट्यू है। इधर हम लोगों ने देखा था कि इस वाले डायरेक्शन में मालवा का था, यहाँ कल ही हम लोगों ने स्टडी किया है। इस डायरेक्शन में यहाँ बुंदेलखंड है, बघेलखंड। और यहाँ पे ऐसे कौन सा है? नर्मदा सोन। तो इसका अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि किस किस डायरेक्शन में है, तो पहला अगर एक एक करके आप इसे समझने की कोशिश करें कि जो मध्य भारत है, उस मध्य भारत के पूर्व डायरेक्शन में है। यहाँ से ये जो इतना है, ये पूरा इसके पूर्व में है। तो आप लिखें कि मध्य भारत का जो पठार है इसके पूर्व में है। ठीक, इसके बाद अब बघेलखंड देखें तो एक एक करके इनके डायरेक्शंस को यहीं से आपको समझ लेना है कि कौन किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जैसे इस रीवा पन्ना पठार के उत्तर में है, रीवा पन्ना के उत्तर में। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप किसके तुलना पे बात कर रहे हो। अगर बुंदेलखंड से देखेंगे तो रीवा पन्ना का क्या है? दक्षिण में है। तो इस तरह अलग अलग चीज़ों को आपको समझते रहना है कि हम किसके चीज़ में किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। कि उत्तर पश्चिम में चला जाएगा, इसके जो पूरा ये हमारा है यहाँ से लेके, तो इसके ये वाला डायरेक्शन है, तो उत्तर और पश्चिम में। ठीक, उत्तर पश्चिम में। इसी तरह बघेलखंड का हमने कहा है, तो बघेलखंड को आपको क्या देखना है कि उसके भी ऊपर में हमारे, अगर कभी मान लो क्वेश्चन में आता है कि नर्मदा सोन की कहाँ है, तो उसके भी उत्तर में। मालवा के अगर आप बात करें कि मालवा के इस क्या डायरेक्शन में है, तो मालवा के उत्तर पूर्व में है। ये आप ऐसे डायरेक्शन खींचें अगर, तो मालवा के उत्तर पूर्व में है, मालवा के उत्तर पूर्व में है। ठीक, उत्तर पूर्व में। तो अच्छा, आपको ये समझ है कि आखिर इसकी स्थिति कहाँ है। कभी मान लो कि अगर नर्मदा नदी को पूछता है कि नर्मदा नदी का जो प्लेन है, ये हमारी कौन सी है? यमुना नदी, यमुना। तो यमुना के अगर पूछे कि किस डायरेक्शन में है, तो इसके दक्षिण में है। तो यमुना मैदान जो है, यमुना रिवर का जो मैदान है प्लेन, इसके किधर है? ये साउथ में है। तो इस तरह आप पहले माइंड में फ्रेम करके रखेंगे कि किस डायरेक्शन में और कहाँ है, ताकि आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो। अब इसका अगर देखें कि क्षेत्र कितना है, एरिया अगर देखो आप, एरिया परसेंटेज वाई में देखें तो यह 7.7% में
स्थित है। तो इतना हमने समझा कि ये किस डायरेक्शन में है और कितने क्षेत्र को ये कैप्चर करता। क्लियर। अब इसकी एक विशेष बात समझें हम कि इसकी जो बनावट है, क्या है बनावट, यानी कि स्ट्रक्चर, यह स्ट्रक्चर ग्रेनाइट जो रॉक्स होती हैं और नीस रॉक्स उनसे बना हुआ। तो किससे है ये? ग्रेनाइट और नीस से, है ना। ग्रेनाइट एंड आप समझे कि नीस, ठीक, नीस रॉक से, तो इनसे बना हुआ है। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये रॉक्स जो हैं तो किसकी हैं? आग्नेय की, ये रूपांतरित हैं। तो अब ये इतनी कठोर हो चुकी हैं, इतनी सील्ड हो चुकी हैं कि इनमें पोरोसिटी नहीं है। तो जब पोरोसिटी नहीं है तो इस वजह से यहाँ जो वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर हार्वेस्टिंग, यह वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? लो है। तो अब इस वजह से यहाँ का पानी प्रवाहित होकर दूसरी जगह चला जाता है, जिससे यहाँ एक बड़ी समस्या है वाटर क्राइसिस की। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि वाटर क्राइसिस जो है तो यहाँ बढ़ता है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ की ऐसी बनावट है। दूसरी बात कि यहाँ जो वर्षा की मात्रा है, ये वर्षा की मात्रा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो अगर बात करें हम कि यहाँ रेन कितनी है, तो 75 cm के मध्य इसकी वर्षा होती है। अच्छा, ये भी आपको पता चला कि इतनी बड़ी समस्या। तो यहाँ की आखिरकार अगर हम बात करें कि क्लाइमेट कैसा, किसकी बात करें अगर हम क्लाइमेट की, कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो यहाँ का क्लाइमेट महाद्वीपीयता से प्रभावित है, महाद्वीपीयता से प्रभावित है या इसी प्रकार का है। तो महाद्वीपीय जो यहाँ की जलवायु है, कैसी जलवायु? महाद्वीपीय। तो इस महाद्वीपीयता से प्रभावित होने के कारण महाद्वीपीय हम भी इसे कहते हैं, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। तो अब आखिरकार ये महाद्वीपीय होती क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु किसे कहते हैं। तो इस महाद्वीपीय में क्या होता है कि एक जो दो प्रकार का, जैसे हम कहें कि लैंड और वाटर, ये अपने नेचर के हिसाब से टेम्परेचर को गेन करते हैं। तो लैंड जो है तो शीघ्र, यानी कि फास्ट गर्म होता है, यह फास्ट जो है तो क्या होगा? वार्म हो जाएगा। और फास्ट ही यह कोल्ड भी हो जाता है। मतलब इसका नेचर ऐसा है कि सूर्य का प्रकाश आएगा तो जल्दी गर्म होगा, सूर्य का प्रकाश जाएगा तो जल्दी ठंडा होगा। लेकिन ये जो चीज़ है ये इसमें नहीं होती, यह लो में सारे काम करता, ठीक। तो इस हाई के कारण इसकी ये कैपेसिटी जो है, ये बिल्डअप जो कैपेसिटी है इस तरह की, ये गेन करने की, इसकी वजह से यहाँ की जो जलवायु है तो जब ठंडी होगी, तो अब समझिए इस महाद्वीपीयता का प्रभाव क्या पड़ता है कि जब समर सीजन होगा, समर सीजन, तो यह समर सीजन, जब समर सीजन आएगा, समर सीजन, तो इसमें यह हाई कोल्ड होगा। कैसा? हाई कोल्ड यहाँ की चीज़ें होंगी, मतलब अधिक गर्मी। यहाँ क्या होगी? हाई कोल्ड मतलब अधिक ठंडी होगी। और जब यही समर सीजन, यानी कि यहाँ हाई वार्म होगा, हाई वार्म मतलब यहाँ की अधिक गर्मी होगी। लेकिन वहीं जब विंटर सीजन आएगा, विंटर सीजन होगा, इस विंटर सीजन में क्या होगा कि यह हाई कोल्ड होगा। क्या होगा? हाई कोल्ड। मतलब गर्मी के सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी होगी और सर्दी के समय में अधिक ठंडी होगी। ये इसकी एक प्रभाव हुआ। तो ये महाद्वीपीयता का प्रभाव जहाँ जहाँ होगा तो आपको यही देखने को मिलेगा कि गर्मी के सीजन में अधिक गर्मी होगी,
ठंडी के सीजन में अधिक ठंडी होगी। तो आपने इतनी बातें समझी कि यहाँ कितनी वर्षा हो रही है, किस प्रकार की जलवायु है, कितने क्षेत्र पे फैला हुआ है, यहाँ वाटर क्राइसिस क्यों होता है, ये बातें। तो यहाँ की जो सॉइल होगी वह सॉइल मिश्रित प्रकार की होगी। अब बात करते हैं हम सॉइल की। तो यहाँ की जो सॉइल होगी, सॉइल एक प्रकार से सॉइल जो है तो मिक्स्ड होगी, मतलब यहाँ लाल मिट्टी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, पीली मिट्टी भी मिल जाएगी, काली मिट्टी भी मिल जाएगी। तो कैसी मिक्स्ड सॉइल यहाँ पाई जाएगी? तो हमने क्या कहा कि आपको यहाँ ब्लैक सॉइल भी देखने को मिल जाएगी, रेड सॉइल भी देखने को मिल जाएगी और येलो सॉइल भी मिल जाएगी। तो ये आपने समझा कि अच्छा ये तीनों प्रकार की यहाँ आपको सॉइल्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ वाटर जो है तो कम हो रहा है, सॉइल भी बहुत ख़ास प्रकार की नहीं है, जैसे कि ये रेड येलो, तो इनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है, वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा नहीं है, वाटर क्राइसिस है। तो यहाँ का एग्रीकल्चर फिर कैसा होगा, ये सोचने वाली बात है। एग्रीकल्चर तो मतलब यहाँ जो एग्रीकल्चर होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी किस्म की एग्रीकल्चर नहीं होगी, हाई क्वालिटी की एग्रीकल्चर नहीं होगी। तो यहाँ किस प्रकार के फसलें की जाएंगी, जो कम वाटर में हो सके। तो उनमें कौन से आएंगे? मोटे अनाज। कौन से आएंगे? मोटे अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, है ना। अभी नए नए चीज़ें आती हैं जैसे अलसी है, तिल है। तो इस तरह की खेतियाँ की जाएंगी और कुछ मात्रा में गेहूं भी किया जाता है, ठीक। तो ये आपने समझा कि इस तरह की फसलें यहाँ की जाएंगी। अब जब यहाँ वाटर की कमी है तो यहाँ की अगर हम बात करें कि वेजिटेशन कैसी होगी भैया, वेजिटेशन, तो अब आप जानते हैं कि वेजिटेशन जो होगी, वेजिटेशन, तो यहाँ कैसे पौधे पाए जाएंगे, जो कम पानी को गेन करते हो। तो ऐसे पेड़ होंगे जिनमें पत्तियां छोटी छोटी होंगी, जड़ें उनकी गहरी होंगी और छालें उनकी मोटी होंगी। तो यानी कि इस तरह के पेड़ में जैसे कीकर है ना, और कीकर के साथ साथ तेंदू आपको मिल जाएगा, नीम मिल जाएगा, महुआ मिल जाएगा। तो हमने क्या कहा, नीम लिख लो आप, महुआ लिख लो आप। तो ऐसे सागौन भी आप लिख सकते हो, यहाँ सागौन भी मिल जाएगा आपको। तो ऐसे आपको यहाँ क्या मिलेंगे, वृक्ष मिलेंगे। और तेंदू पत्ता भी लिख सकते हैं। तेंदू पत्ता हमने मालवा में भी पढ़ा है। तेंदू पत्ता किस के लिए उद्योग में आता है, बीड़ी उद्योग के लिए। तो इस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी यहाँ। तो क्या यहाँ कोई खनिज भी पाया जाएगा? तो यहाँ खनिज में ही ग्रेनाइट जैसी रॉक्स जो है तो मिलेंगी सजावट के लिए, जो हमने लोग ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं, पत्थरों का ग्रेनाइट पत्थर, तो वो क्या आएगा, मिनरल्स के तौर पर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ एक बात आपको याद रखना है कि इसमें जो चोटी है, इसकी जो पीक है, तो हाईएस्ट पीक की अगर हम लोग बात करें कि यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन है, तो वह सिद्ध बाबा। क्या है? सिद्ध बाबा की पीक है। ये सिद्ध बाबा की पीक जो है तो यहाँ की हाईएस्ट पीक है, ठीक। इसे आपको याद रखना। तो इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिद्ध बाबा की अगर हम लिख लें कि कितनी है, तो 1172 मीटर है। ये आप सामान्य तौर पर आप याद रखें कि इतनी क्षेत्र में पाया जाता है। अच्छा, हमने क्षेत्र नहीं बताया, तो ये आप लोग मैप जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, तो आपको मैप तो याद ही होगा कि यहाँ कौन कौन से ज़िले आ रहे होंगे। तो ये ज़्यादा इतना हम लोग अपने टाइम को बचाते हुए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आपने इस तरह के जाने। अब तो यहाँ जो इंडस्ट्री होगी, अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, कि यहाँ इंडस्ट्री फिर कैसी होगी भैया, इंडस्ट्रीज कैसी होगी। तो आपने देखा कि ये जो वनस्पतियाँ हैं, ये वनस्पतियाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं वनस्पति, यानी कि फर्नीचर का काम करते हैं। जैसे कीकर का, आपका बबूल का पेड़ है, ये बहुत अच्छा होता है। सागौन है, ये फर्नीचर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ जो इंडस्ट्री होगी वो फर्नीचर की ज़्यादा पाई जाएंगी, फर्नीचर उद्योग आपको मिलेंगे यहाँ, ठीक। समझ आ रही बात? एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लिख लें कि यहाँ चंदेरी की साड़ियाँ बन, कहे कि चंदेरी की साड़ी,
चंदेरी की साड़ी, इसकी अगर हम बात करें कि किस जिले के अंतर्गत आता है तो यह अशोकनगर के अंतर्गत आता है। ऐसे ही और भी हैं, जरी का है, प्रतापपुरा है, निवाड़ी है, तो इस तरह के अलग अलग क्षेत्र हैं। तो पर्यटन की अगर हम लोग बात करें कि पर्यटन में पीताम्बरा शक्तिपीठ है जो कि दतिया में। खजुराहो मंदिर को आप लिख लेंगे कि पर्यटन जो आता है हमारा पर्यटन, तो इस पर्यटन में खजुराहो मंदिर क्या है, खजुराहो मंदिर, ये छतरपुर में है। इसके बारे में आप लोग बताएंगे कि इसे किस राजवंश ने बनवाया है और कितने शासन टाइम तक ये बना है। अभी प्रेजेंट में क्या ये मंदिरें हैं कि नहीं हैं, इनके बारे में आप बताएंगे। अगर हैं तो यहाँ कौन कौन से धर्म की मंदिरें पाई जाती हैं, इनके बारे में आपको बताना है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और कि ये जो क्षेत्र है और भी पर्यटन में, जैसे ओरछा का क्षेत्र भी है यहीं, तो इस तरह आप इनको याद रखेंगे। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि इस क्षेत्र में जो वाटर क्राइसिस है, तो इस वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए एक यहाँ नदी जोड़ो परियोजना लाई गई। क्या है? नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना लाई गई है। और उस नदी जोड़ो परियोजना को बोलते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर अलग जो है तो टॉपिक को लेके आते हैं मध्य प्रदेश का। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, लेकिन साथ ही साथ ये है आप ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं और अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।